यस सर। उसके कैबिन के बाहर खड़ा वो खोजती निगाहों से उसे देखने लगा। मिस्टर मुआज हैदर, मुझे लगता है आप यहाँ काम करने आते हैं, ना कि गप्पे मारने, इसलिए बेहतर है कि अब से आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही तवज्जो दें। उसे जोहल के साथ हंसते मुस्कुराते देख कुछ तो था जो उस वक्त शहरियान को सख्त नागवार गुजरा था। आखिर थी तो वो उसकी बीवी ही, चाहे नाम की ही सही। बट सर, मैं तो सिर्फ इन्हें काम बता रहा था, उनका फर्स्ट डे है आज, इसलिए। वो सफाई देने लगा। आप पहले अपने काम पर तवज्जो दे लें, फिर ही दूसरों को देखिएगा। अब जाओ तुम और मिसेस जोहल को मेरे रूम में भेजो। ओके सर। उसकी गरज पर वो फौरन से पहले बाहर निकला। कुछ ही देर में वो उसके सामने थी। देखो जोहल, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ सिर्फ मेरी ही चलती है। मैं तो सिर्फ शिफान की वजह से तुम्हें यहाँ रख चुका हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मेरे खिलाफ कोई भी मंसूबा बंदी करने की बजाय काम पर ध्यान दो, वरना अपने साथ साथ शिफान के बेरोजगार होने की जिम्मेदार भी तुम ही होगी। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। ओह हेलो, एक मिनट, ये रोब किसको दिखा रहे हो तुम? मत भूलो कि मैं जोहल शाह हूँ, इनका जवाब पत्थर से देना आता है मुझे, समझे? उसके अंदाज से वो सही मायने में तपी थी। आवाज़ नीचे रख कर बात करो मुझसे, और एक बात कान खोल कर सुनो, मेरे ऑफिस में अगर रहना चाहती हो तो अपनी काबिलियत दिखाओ, वरना तुम यहाँ कोई काम नहीं पाओगी। वरना कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ। क्या कहा? तुम समझते हो मैं काम नहीं कर सकती? जोहल अब उसके सर पर थी। समझता नहीं हूँ, मुझे यकीन है तुम कुछ नहीं कर सकती। वो कंधे उचका गया। ओह अच्छा, तो अब तुम खुद देखोगे शहरियान शाह, तुमसे तुम्हारी सीट छीन कर मैं खुद अपनी मेहनत से यहाँ बैठूंगी और तुम ऐसे मेरे सामने खड़े मिन्नत करोगे मुझे जॉब पर रख लो। गुड। अब ख्याली पुलाव बना लिया हो तो जाओ और मेरी कॉफ़ी ले आओ। और एक बात, मैं तुम्हें जब मानूंगा जब तुम बाकियों की तरह मुझे बॉस मानकर काम करोगी। वो चैलेंजिंग अंदाज में बोला। तुम देखना, तुम्हें देखना पड़ेगा, इनफैक्ट मानना पड़ेगा, मैं सब कर सकती हूँ। उसी के अंदाज में उसे वार्न करती वो तेज़ी से बाहर निकली। और जो कुछ समझ ना आए रिमशा से सीख लेना, वो अच्छे से समझा देगी। उसे जाता देख वो पीछे से फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हाँक लगा गया। अपने पास रखो अपने मशवरे, जानती हूँ मैं सब कुछ कर लूँगी मैं खुद ही। बेवकूफ़ लड़की। मुस्कुरा कर अपनी कनपटी मसलता वो सर सीट की पुष्ट पर टिका गया। आंखें मूंद गया था वो। उससे काम निकलवाना शहरियान के बाएं हाथ का खेल था। आ गई तुम? हरीम बेगम की आवाज़ पर वो लब भींच गई। टाइम देखा है तुमने? उसके चुप रहने पर वो एक बार फिर भड़की। मॉम सिर्फ 10 ही तो बजे हैं और मैं गई भी तो लेट ही थी। और वो उन्हें वजाहत देने लगी थी। अब तो आज तो तुम्हारा फर्स्ट डे था ना, फिर भी उन्होंने इतना लेट भेजा है। अब की बार रहल उसे मशकूक नज़रों से घूरते बोली। उफ, क्या हो गया आप दोनों को? और मेरी यही रूटीन होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा लेट हो सकती हूँ मैं। आप ही तो कहती थी मॉम कि मैं कुछ करती नहीं, लेटी ही रहती हूँ हर वक्त, तो अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए ना, उनसे कहती वो आगे बढ़ी। खाना लगा रही हूँ मैं, जल्दी से फ्रेश होकर खा लो। मजीद बहस का इरादा तर्क करती वो नरमी से बोली। जानती थी कि उस पर असर तो होने वाला नहीं। रूम में आते ही वो बेड पर ढह गई थी। इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है तुमसे बदला लेना शहरियान शाह। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, आसान कुछ नहीं होता बेटे। रहल की आवाज़ पर उसने आंखें घुमाकर उसे देखा। हाँ तो आसान काम तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं। वैसे जोहल, तुमने कभी सोचा नहीं कि उस दिन शहरियान भाई ने तुम पर इतना गुस्सा क्यों किया था? वो काफ़ी अरसे से दिल में रखी बात जुबान पर ले आई थी। क्योंकि उसे लगता है उसके डैड मेरी और मेरे डैड की वजह से कत्ल हुए हैं। क्योंकि उसको लगता है कि उसके डैड मेरे और मेरे डैड की वजह से कत्ल हुए थे। जोहलाम से अंदाज में बोली। यही तो, आखिर यही वजह तो है जिसका मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आखिर वो तुम्हें ही क्यों जिम्मेदार समझते हैं? उसके सवाल पर वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ी, लेकिन अगले ही लम्हे सारी सोचें हवा में उड़ा दी। मैं क्यों सोचूं कुछ? वो मेरे लिए इतना अहम है ही नहीं कि मैं उसे सोचने बैठ जाऊं। खैर चलो खाना खाते हैं। उसकी बेनियाजी पर रहल हमेशा की तरह अपना माथा ही पीट कर रह गई थी। रात के तकरीबन 12 बजे उसकी गाड़ी एक सुनसान सी सड़क पर रुकी थी। आज काफ़ी अरसे बाद वो यहाँ आया था। अपने सर पर हुडी डाली वो लंबे लंबे डग भरता अपनी उस पुरानी सी हवेली के अंदर दाखिल हुआ। ये तुम हो ना शाह? उसके कदमों की आवाज़ सुनते ही अंदर मौजूद शख्स ने तस्दीक चाही। जी मैं ही हूँ। वो मुस्कुराता हुआ उनके सामने आया। अरे मेरा बच्चा, कहाँ थे? भूल गए मुझे? आपको कैसे भूल सकता हूँ बाबा, एक आप ही तो हैं जिनके पास बैठकर कुछ सुकून मिलता है मुझे, वरना। वो उनका हाथ अकीदत से चूमता हुआ मोहब्बत से बोला।
बेटा क्यों खुद को जलाते हो, भूल जाओ वो सब याद रखने में किसी का भला नहीं होगा, बस ऐसे ही खून जलेगा। वो उसे समझाने लगे, ऐसे कैसे भूल जाऊं बाबा, क्यों भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं बाबा, आप भूल गए कि अहमद का खून? नहीं ना, जब भी आज तक आप इसी जगह पर रहते हैं क्योंकि आपको यहाँ मेरे डैड और अपने बेटे के खून की खुशबू आती है। ऐसे ही, ठीक इसी तरह मुझे भी मेरा ज़मीर रोज़ ताने देता है कि मैं अपने बाप के कातिल को आज तक ढूंढ नहीं पाया। मुझे यकीन है कि जोहल ये काम खुद तो नहीं कर सकती, किसी की मदद के बगैर हरगिज़ मुमकिन नहीं। मुझे असल कातिल को भी ढूंढना है। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। तुम्हारी बात ठीक है कि मैं भी आज तक सिकंदर को और अहमद के खून को नहीं भुला पाया, लेकिन मैं अपनी उम्र काट चुका हूँ बेटे। लेकिन तुम तो अभी जवान हो, तुम में ही तो मुझे मेरा दूसरा बेटा नजर आता है, और अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम तो ऐसे ही खुद को मार लोगे। इससे अच्छा है तुम जल्द अज जल्द मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाओ और ये बदले की आग अपने अंदर से निकाल कर कनाडा जाकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। आप बेफिक्र रहें बाबा, जब तक मैं अपने यार और आपके दोस्त का बदला नहीं लूँगा तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो ज़मीन के अंदर ही क्यों ना हो। अब जल्दी से कॉफ़ी बना दें, आपके हाथ की कॉफ़ी पीने आया हूँ। उन्हें परेशान होता देख वो फ़ौरन बात बदल गया, क्यों नहीं, अभी लाता हूँ मैं कॉफ़ी। उसकी बात पर वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गए। उन्हें जाता देख वो सिगरेट जेब से निकाल गहरे गहरे कश भरने लगा। आज उसे ऑफिस जाते हुए हफ्ता हो गया था। इन दिनों में उससे शहरियान की सेक्रेटरी ने उसे पता नहीं कौन कौन से काम करवाए थे, लेकिन इनमें मुआज उसकी बहुत मदद कर दिया करता था। सुबह 10 बजे ही यूनिवर्सिटी से ऑफ लेकर वो सीधा यहाँ आई थी। जोहल तुम्हें सर बुला रहे हैं। अभी वो बैठी ही थी कि उसका हुक्म जारी हुआ, उनसे कहो मैं नहीं आ रही। होश में हो तुम? रिमशा को तो जैसे उसकी अकल पर शुबा हुआ। हाँ तो बताओ ना उसे, अभी आई हूँ, सांस तो बहाल करने दें। शराफत से चली जाओ वरना सर तुम्हारी आखिरी सांसें खुद निकाल लेंगे। जो कारनामा अंजाम दिया है ना, सर बहुत गुस्से में है उस पर। वो उसे वार्न करती खुद आगे बढ़ गई। अब क्या गलती कर दी मैंने जो ये बुला रहा है मुझे? आज सुबह से ही उसका मूड बिगड़ा हुआ था। इरादा अब जोहल की क्लास लेने का था जो इतने इम्पोर्टेंट काम को बिगाड़ चुकी थी। कुछ ही मिनट में वो उसका दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से खुला था। बोलो क्या मसला है? ये क्या है? वो फाइल उसके सामने फेंकते चिल्लाया। अब क्या हुआ? खुद देख लो क्या कारनामा अंजाम दिया है तुमने। उसकी आवाज़ पर वो फाइल उठाए देखने लगी। पर ये मैंने नहीं किया, मुझे याद है मैंने एक एक पॉइंट दो दो बार चेक किया था। मैंने तुमसे कहा था कि अगर काम ना आए तो मत करो, मुझे ये आज के आज ही ठीक चाहिए। आई समझ? अब की बार उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो अंदर तक कांपी थी। कुछ भी कहे बगैर वो तेज़ी से बाहर निकल आई। हाय लेडीज़। उन्हें अकेले कैफेटेरिया में बैठे देख आजिल उछलता हुआ उनके पास आया। तुम्हारी बुराइयां कर रहे थे। क्या कर रही हैं? तुम्हारी बुराइयां, रहल ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह करो करो, अच्छी बात है। आधे गुनाह तो तुम तीनों ही माफ़ करवा दोगी मेरे। वैसे वो तीसरी चुड़ैल कहाँ है? तमीज़ से बात करो, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा अगर मेरी दोस्त को चुड़ैल कहा। अब की बार यशफा घुराई थी। ओए होए, देख तो ज़रा, चींटी के भी पर निकल आए। दूर रहा करो तुम दोनों जोहल से। एक को इतनी मुश्किल से बर्दाश्त करता हूँ, अब दो दो और हो गई हैं। और तू मेरी होने वाली बीवी, बगैर मियाँ के ही बेवा हो जाएगी तू। उसके अंदाजे पर वो दोनों सर पर हाथ रख के हंसती चली गई। तुम नहीं जा रही? मुआज घड़ी पर नज़र डालता उससे मुखातिब हुआ। हाँ बस ये काम हो जाए तो चली जाऊंगी, वो मसरूफ सी बोली। रात के 11 बज रहे हैं और कितना काम करोगी? कल दे देना बॉस को। नहीं यार, आज काम खत्म करके ही जाऊंगी मैं। उसका कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती, वरना पूरी जिंदगी ताने मार मार कर ही मार देगा। अच्छा फिर मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही इतनी हेल्प की है तुमने। अब तुम जाओ, मेरा बस थोड़ा ही काम रह गया है। उसका अंदाज अब भी मसरूफ सा था। पक्का कर लोगे ना? उसके अंदाज पर जोहल मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। हाँ बाबा कर लूँगी, तुम जाओ, वो मुस्कुरा कर बोली, जिस पर मुआज सर को खम देता बाहर निकल गया। ऑफिस में अब सिर्फ वो और शहरियार नहीं रह गए थे। मिसेस जोहल आप गई नहीं? कुछ ही देर में वो अपना कोट एक बाजू पर लटकाए बाहर आया और उसे सामने मौजूद देखकर वो खासा हैरत ज़दा हुआ। उसकी आवाज़ पर जोहल ने एक नज़र उठाकर उसे देखा। उसका कसरती जिस्म शर्ट के बावजूद महसूस हो रहा था। थकन के बाइस आंखों में आई सुर्खी उसे उस वक्त मजीद हैंडसम बना रही थी। मुझे बाद में ताड़ लेना, पहले ये बताओ अभी तक यहाँ क्या कर रही हो?
उसकी नज़रें खुद पर मरकूज देखकर वो ऐन उसके सामने आता शरारत से बोला। उसके अंदाज पर वो लम्हे भर को झिंपी थी। देख नहीं रहे, काम कर रही हूँ मैं। आवाज़ को बमुश्किल नॉर्मल रखे वो फिर से नज़रें मॉनिटर पर कर गई। कल कर लेना, बहुत टाइम हो गया है, घर जाओ अब। अपनी सुबह की गई बदतमीजी का एहसास होते वो इस वक्त नर्म लहजे में बोला था। मेरा काम हो ही गया है, आपका एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे शहरियान शाह। जोहल उसे घूरते हुए घुर्राई थी। चलो जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ, उसे कहता वो गाड़ी की चाबी निकाल गया। एक मिनट, वेट किस खुशी में? अब जाहिर है इस टाइम शहरियान शाह की बीवी सड़कों पर धक्के तो खाती अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए ड्रॉप कर देता हूँ मैं। वो कंधे उचकाए शरारत से बोला कि जोहल का दिल चाहा उसका सर फाड़ दे। अपनी लिमिट्स में रहो, कोई बीवी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। हाँ, तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम तो मेरी डार्लिंग हो, आंख मारकर कहता वो उसे आग लगाते ये जा वो जा हुआ था। मेरा बस चले तो तुम्हारा खून पी जाऊं शहरियान शाह। पीछे वो पैर पटकती चीजें समेटने लगी। पी जाना, चुड़ैलों का तो काम ही खून पीना होता है। उसकी आवाज फिर से गूंजी कि इस बार वो तेजी से बैग उठाए उसके पीछे भागी। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। गाड़ी के पास पहुंचते ही वो उसका गिरेबान थाम चुकी थी। डार्लिंग क्या कर रही हो, कोई देख लेगा, कंट्रोल। उसका गुस्से से लाल पीला होता चेहरा उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। गाड़ी में बैठो, उसे बाहर ही खड़ा देख वो आंखें सुकेड़ गया। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, जोहल रूठे हुए अंदाज में बोली थी। देख लो, मैं कोई मिन्नत नहीं करूंगा तुम्हारी, और अगर इस वक्त मैं यहाँ से चला गया तो सोचो तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। वो उसे डराने को बोला। कुछ नहीं हो सकता, मेरा नाम जोहल शाह है, अच्छे अच्छों को सीधा कर देती हूँ मैं। ओके फाइन, फिर अपनी मोम को भी खुद ही सीधा करना जो इस टाइम तुम्हारे अकेले जाने पर तुम्हारा क्या हाल करेंगी, ये तुम बेहतर जानती हो। कहते ही वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। उसके गाड़ी स्टार्ट करते ही वो लम्हा ज़ाया किए बगैर फ्रंट सीट पर बैठी थी। जाओ, क्या याद करोगे, बैठ गई तुम्हारे साथ। अपने बाल झटके से पीछे करती वो एक अदा से बोली कि उसके इस अंदाज पर शहरियान सर झटक कर रह गया। सुनसान सड़क पर उस मगरूर की गाड़ी में बैठी वो अब अपनी गलती का एहसास अच्छे से कर चुकी थी। ऐसे क्या देख रही हो, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। उसकी नज़रें मुसलसल खुद पर महसूस किए वो शरारत से बोला। तुमसे कुछ बईद भी नहीं है। खैर, ये रास्ता इतना लंबा कैसे हो गया है आज? वो उकताई थी। उस सुनसान सड़क पर एक हसीना को साथ बिठाए कोई बेवकूफ़ ही होगा जो सीधे रास्ते से लेकर जाएगा, और हसीना भी वो जिस पर आपका पूरा हक भी हो। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहता उसे देखने लगा जो उसकी बातों से सही मायनों में खौफजदा हुई थी। देखो शहरियान, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, सीधे शराफत से मुझे मेरे घर छोड़ो, वरना। वरना क्या? वो उसकी बात बीच में ही उचक गया। वरना मैं आइंदा मर भी रही होंगी ना तो तुम्हारी जगह मुआज को तरजीह दूंगी। उस वक्त उसका ख्याल न जाने कहाँ से उसके दिमाग में आया था, जबकि उसका नाम सुनते ही शहरियान शाह की मुस्कुराहट की जगह खूंखार तासुरात ने बदल ली थी। क्या लगता है, बाप लगता है वो तुम्हारा? अब की बार उसकी आवाज़ की गरज से जोहल ने हैरत से गर्दन घुमाई थी। अभी ये शख्स उसे छेड़ रहा था और अभी उसे न जाने कौन सा भूत चढ़ाया था। ए, बाप पर मत जाना, वो उसे घूर कर रह गई। तो भाई लगता है वो तुम्हारा? उसके अंदाज पर वो ज़रा संभला था। नहीं, इधर देखो, मेरे चेहरे पर कोई बेवकूफ़ लिखा हुआ है जो इतने कोई हैंडसम लड़के को अपना भाई बनाऊंगी? शरारत से कहती वो उसे मज़ीद सुलगा गई थी। उसने गाड़ी एक झटके से रोकी थी। घर आ गया है तुम्हारा, निकलो बाहर। उसके कहने पर उसने इर्द गिर्द नज़र घुमाई। निकलो। उसकी धाड़ पर वो पैर पटकती धाड़ से दरवाज़ा बंद करके निकल गई थी गाड़ी से। जाहिल बंदर, गुस्से से पैर पटकती वो तनफन करती घर में दाखिल हुई थी। टाइम देखा है? उसके आते ही रहल खफगी से बोली। अब तुम मेरी इसी टाइमिंग की आदत डाल लो बेबी, क्योंकि जिस खड़ूस के साथ मैं काम कर रही हूँ कल को 11 की बजाय 12 भी बज सकते हैं। मुंह फुलाकर कहती वो टेबल से कुर्सी निकाल कर बैठ गई। कुछ ही देर में रहल उसके आगे खाना लगा चुकी थी। तुमने खाना नहीं खाया? रहल को साथ बैठते देख वो हैरत से बोली। क्यों, दोबारा खाने में कोई मसाला है क्या मुझे? नहीं नहीं, खाओ पेटू। कुछ बातें करके खाने के बाद बर्तन समेट कर वो दोनों अपने अपने रूम की जानिब बढ़ गई। जहल को छोड़ते ही वो सीधा शाह मेंशन आया था। घर में दाखिल होते ही मुलाजमा ने उसे सलाम किया, जिस पर सर हिलाता वो अपना कोट उसे थमा गया। सर आपके लिए खाना लगाऊं?
मैम अभी आपका इंतज़ार करते करते सोने गई हैं। खाना मेरे रूम में ले आओ। उसे यक लफ्ज़ी जवाब देता वो तेज़ी से लंबे लंबे डग भरता रूम में आया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शावर खोले वो फिर से उसे सोचने लगा, मैं आखिर उसे इग्नोर क्यों नहीं कर पा रहा। हर बार उससे बात करने में मुझसे पहल क्यों हो जाती है। हर बार की तरह इस बार भी उससे बात करने पर उसे अफसोस ही हुआ था। तकरीबन 20 मिनट बाद वो फ्रेश सा माथे पर बिखरे बालों से शर्टलेस ही बाहर निकला। कुछ ही देर में मुलाजिम दस्तक देता। खाने की ट्रे उसके सामने रख गया था। अभी उसने पहला निवाला ही लिया था जब उसका फ़ोन चीखा था। स्क्रीन पर जगमगाते नाम को देखकर वो फ़ोन कॉल अटेंड कर गया। हेलो माई सन। दूसरी जानिब से मोहब्बत भरी आवाज़ गूंजी। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कल मैंने हमारी पार्टनरशिप की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो तुम भी अपने पूरे स्टाफ के साथ इनवाइटेड हो। अरे अंकल, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप जानते हैं मैं इन सबको फजूल समझता हूँ। कोई बहाना नहीं चलेगा और इसकी ज़रूरत काफ़ी है, समझे? मिलते हैं फिर कल। अपनी बात कहकर वो कॉल काट चुके थे। लगारी साहब शहरियान के डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसके बाइस शहरियान की फैमिली के भी उनके साथ अच्छे टर्म्स थे। कल संडे था, इसलिए उसने शिफान से कहकर सबको इन्फॉर्म करवा दिया था। मुसलसल बजते फ़ोन से उसकी आंख खुली थी। रिमशा का नाम देखकर वो खासी बदमज़ा सी कॉल अटेंड कर गई। आज संडे को तो बख्श मुझे, वो नींद में ही गोया हुई। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे काम करवाने का, वो तो बॉस जो कहते हैं मैं सिर्फ वही करती हूँ। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। खैर, तुमने मैसेज सीन कर लिया था? कौन सा मैसेज? आज शाम में लगारी सर के घर पार्टी है, पूरा स्टाफ इन्वाइटेड है, तो तुमने लाजमी आना है। रामचा की बात सुनकर उसकी आंखें पूरी तरह खुली। व्हाट, पार्टी? हाँ पार्टी। क्यों, तुम पार्टी में नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती, मैं तो दौड़ कर आऊँगी। बाय। पार्टी का सुनते ही वो एक्साइटेड सी बिस्तर से निकली। घड़ी उस वक्त दोपहर के 12:30 बजा रही थी। उछलती कूदती वो जल्दी से वॉशरूम में बंद हुई थी। शीशे के सामने खड़े वो नफासत से अपने बाल सेट करता अपना तनकीदी जायजा लेने लगा। नफासत से कटे कानों से ऊपर तक आते काले गहरे बाल, उसके नीचे गहरी काली आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी, सीधी खड़ी मगरूराना नाक, वो वाकई मर्दाना वजाहत की मिसाल था। मुलाजमा के नॉक करने पर वो शीशे से नज़र हटाए उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। सर, आपको बड़े साहब नाश्ते की मेज़ पर याद कर रहे हैं। मुलाजमा अदब से कहती मुड़ गई थी, जबकि वो भी बालों में हाथ फेरता उसके पीछे बढ़ा। मॉर्निंग मॉम डैड। वो मेज़ पर बैठे लगारी साहब और तहसीन लगारी से मुखातिब हुआ कि उसके पीछे ही अहमद की आवाज़ गूंजी। मॉर्निंग मॉम डैड एंड माई शेर ब्रो। अहमद के साथ ही कुर्सी खींचे वो बैठ गया, जबकि लगारी साहब ने उन दोनों का ही जवाब सर हिला कर दिया था। आज इतवार था और लगारी हाउस में आज के दिन सभी देर से उठा करते थे। उस घर में 4 ही अफराद थे, मिसेस लगारी और उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा बाकिर लगारी और दूसरा अहमद लगारी। उसके अलावा बाकी सारे मुलाजिम ही दिखाई देते। डैड, पार्टी का सारा अरेंजमेंट हो चुका है। मैंने मेन्यू और वेन्यू दोनों देख लिए हैं। ये देखें, बस आपका एक अप्रूवल हो जाए तो सब सेट है। बाकिर उनके सामने कुछ पिक्चर्स करते ही बोला, ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटे। बस ये याद रखना, शहरियान काफ़ी अरसे के बाद यहाँ आ रहा है। मेरे जिगरी यार का बेटा है वो। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ भी बुरा लगे। वैसे भी वो बहुत नफासत पसंद है, हर चीज़ पर नज़र रखने वाला, इसलिए उसका ध्यान रखना। लगारी साहब नरमी से उसे समझाने लगे। जी डैड, डोंट वरी, शहरियान मेरा भी दोस्त है, इंशाल्लाह उसे कोई शिकायत नहीं होगी। मुस्कुराकर कहता वो लगारी साहब को देखने लगा, जिस पर वो सर को खम देते खाने में मसरूफ़ हुए। यार ये बता, ये कैसा है? वो एक और सूट निकाल कर उसके सामने कर गया, जबकि शहरियान उस पर तवज्जो दिए बगैर ही मोबाइल में मसरूफ़ था। यार ब्रो, कर देना हेल्प। शफान नज़रों में ढेरों नाराज़गी लिए उससे बोला था। मुझे ये बताओ, तुम वलीमे पर जा रहे हो या पार्टी में? और तेरी एक्साइटमेंट मेरी समझ से तो बाहर है भाई। यार पार्टी है, सोच वहाँ मुझे तेरी भाभी मिल गई तो। ओए होए, सोच कर ही दिल में कुछ कुछ हो रहा है। उसके रीज़न पर शहरियान ने आंखें छोटी करके उसे देखा। तेरी मैं, तुझ में कब से आजिल की रूह आ गई? मतलब लड़कियों के अलावा कोई भी मकसद नहीं तुम्हारी जिंदगियों का? नहीं। उसकी बात पर ढिठाई से दांत दिखाए उसने और फिर से तैयारी में मसरूफ़ हो गया कि शहरियान महज सर झटक पाया था। प्लीज़ जोहल, मुझे भी जाना है। पार्टी का सुनते ही रहल उसके सर हुई थी।
کیوں؟ میرے ابا کا آفس ہے جو میں تمہیں لے کر جاؤں آفس کی پارٹی میں؟ وہ اسے زبان دکھاتی اپنا ڈریس نکالنے لگی۔ ابا کا نہ صحیح پر شوہر کا تو ہے نا۔ روانی میں بولتے ہی اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ اس کی بات پر زحل نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، 7 بجے نکلنا ہے ہمیں۔ مزید کچھ کہتی وہ اسپاٹ انداز میں بولی کہ زحل اسے فوراً گلے لگا کر جھومی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں پارٹی کے لیے بالکل تیار تھی۔ جینز پر ڈارک بلو شارٹ ٹاپ، گلے میں اسٹالر، بالوں کو سیدھا کمر پر کھلا چھوڑے، لائٹ میک اپ پر ڈارک پنک لپسٹک جو اس نے زحل کے زورا زوری لگائی تھی، کانوں میں لانگ ایئر رنگز اور پیروں میں بلو ہی ہائی ہیلز پہنے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے برعکس رحل نے بلیک میکسی میں بالوں کو پونی میں قید کیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو دونوں۔ زحل تم بھی رحل کی طرح میکسی پہن لیتی، کبھی پیاری پیاری لڑکیوں والی ڈریسنگ بھی کر لیا کرو، حریم بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ موم، یہ جو ٹاپ ہے نا یہ لڑکیاں ہی پہنتی ہیں، اور یہ ہیلز بھی اس کے ساتھ، اور یہ جو میک اپ اور ایئر رنگز ہیں یہ بھی لڑکے نہیں پہنتے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی، اللہ ہی تمہیں عقل دے گا۔ خیریت سے جانا اور جلدی واپس لوٹ آنا۔ انہیں ہدایات دے کر وہ آیت الکرسی کا ورد کرتی انہیں جاتا دیکھنے لگی۔ انہیں رمشا کو بھی پک کرنا تھا کیونکہ آفس دیر سے جوائن کرنے کے باعث زحل کو لغاری ہاؤس کا ایڈریس معلوم نہیں تھا۔